हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवीर सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हम 38 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को डिकोड करेंगे जो पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 17। ये कोई साधारण नियम नहीं था। मतलब सदियों से चली आ रही छुआछूत की कुप्रथा को केवल गलत नहीं कहा गया, बल्कि उसे एक मौलिक अधिकार के तहत अपराध घोषित कर दिया गया। ये बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। संविधान निर्माता बहुत अच्छे से जानते थे कि जब तक समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक आजादी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है ना, तो अक्सर लोगों में एक भ्रम पैदा होता है कि हमें हर जगह कुछ भी करने की आजादी है, जो कि सच नहीं है। जरा इस सवाल को देखिए। प्रश्न 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 19 भारत के भीतर घूमने की स्वतंत्रता देता है। हाँ, यहाँ अक्सर लोग गलती कर देते हैं। मतलब अनुच्छेद 19 के तहत भारत की सीमाओं के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी बिना रोक टोक घूमने की आजादी तो है, लेकिन देश के बाहर जाने का अधिकार अलग है ना? एकदम सही। देश के बाहर जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार से जुड़ जाता है, जिसके लिए पासपोर्ट जैसे कड़े नियमों का पालन करना होता है। अच्छा, एक सवाल दिमाग में आता है। मान लीजिए देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, तब क्या होता है? इसी से जुड़ा है हमारा अगला तथ्य। प्रश्न 3, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 20 और 21। हाँ, ये हमारे संविधान की सबसे खूबसूरत बात है। आपातकाल जैसी महाप्रलयकारी स्थिति में भी राज्य किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकता, जो कि अनुच्छेद 20 है। और ना ही किसी की जान ले सकता है, अनुच्छेद 21 के तहत। बिल्कुल। ये दोनों अनुच्छेद एक ऐसी अभेद्य ढाल हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि इंसान के जीने का हक किसी भी परिस्थिति में छीना न जाए। वाकई ये एक बहुत मजबूत ढाल है, और इसी जीवन के अधिकार के साथ एक और गहरी स्वतंत्रता जुड़ी है। प्रश्न 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 25। ये अनुच्छेद इस बात की पक्की गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। और यही वो चीज है जो भारत की विविधता में एकता को बनाए रखती है। हाँ, एकदम सटीक बात। आधुनिक कानूनों की इस ढाल को समझने के बाद अब थोड़ा इतिहास के पन्नों में पीछे चलते हैं। प्राचीन भारत के उन शासकों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी नीतियों से इतिहास रचा। प्रश्न 5, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध का उल्लेख है? सही उत्तर है शिलालेख आई यानी मेजर रॉक एडिक्ट 1। कलिंग युद्ध के भयानक रक्तपात ने अशोक को अंदर तक झकझोर लिया था, ये हम सब जानते हैं। उस पीड़ा से जो अहिंसावादी दृष्टिकोण निकला, वो उनके पहले शिलालेख में दर्ज हुआ। मतलब सिर्फ जानवरों की बलि ही नहीं रोकी गई? बिल्कुल नहीं। ये एक शासक के पूरे साम्राज्य में करुणा स्थापित करने का पहला बड़ा कदम था। ये बताता है कि एक राजा का हृदय परिवर्तन कैसे पूरे समाज का कानून बदल सकता है। शांति का यह मार्ग अद्भुत था, लेकिन हर वंश की अपनी एक अलग पहचान होती थी। समाज को देखने का नजरिया भी अलग होता था। प्रश्न 6, गौतमीपुत्र शातकर्णी किस राजवंश से संबंधित थे? सही उत्तर है सातवाहन राजवंश। ये एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य है। सातवाहन राजवंश की खासियत ये थी कि वहां के शासक अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र। हाँ, मतलब माताओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। बिल्कुल। सत्ता तो पितृसत्तात्मक ही थी, लेकिन माताओं को दिया जाने वाला ये सम्मान उस दौर के समाज की एक बहुत ही अनूठी और प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। लेकिन इतिहास केवल शांति और सम्मान से नहीं बना है।
ये शक्ति और महत्वाकांक्षा से भी बना है। प्रश्न 7। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज का मतलब ही है महान राजाओं का भी राजा। तो जब चंद्रगुप्त प्रथम ने ये उपाधि ली तो वो केवल अपना नाम बड़ा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो आसपास के राजाओं को एक संदेश दे रहे थे। हाँ, एकदम सही। वो संदेश दे रहे थे कि गुप्त साम्राज्य अब एक सर्वोच्च शक्ति बन चुका है और बाकी सबको उनके अधीन आना होगा। और ये शक्ति प्रदर्शन केवल उपाधियों तक सीमित नहीं था, मैदान जंग में भी दिखा। प्रश्न 8। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया गया? सही उत्तर है 12 शासकों को। यहां जो कूटनीति इस्तेमाल हुई ना, वो सच में कमाल की थी। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राजाओं को युद्ध में हराया जरूर, लेकिन उनका राज्य पूरी तरह हड़पा नहीं। अरे वाह! तो फिर क्या किया? उन्होंने उन राजाओं को अपना अधीन बनाकर उनका राज्य वापस कर दिया। इससे समुद्रगुप्त को कर यानी टैक्स भी मिलता रहा और दूर के राज्यों पर सीधे शासन करने की परेशानी भी नहीं उठानी पड़ी। इसे ही तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहते हैं। मतलब सिर्फ युद्ध जीतना काफी नहीं है, दिमाग लगाना भी जरूरी है। और कूटनीति का एक और रूप देखिए। प्रश्न 9। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश में करवाया था? सही उत्तर है वाकाटक वंश। युद्ध हर समस्या का समाधान नहीं होता। चंद्रगुप्त द्वितीय को यह बात बहुत अच्छे से पता थी। उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के राजा से करवाया, जिससे दक्षिण भारत में एक मजबूत पारिवारिक सहयोगी मिल गया। बिल्कुल। और उसी सहयोगी ने आगे चलकर शकों को हराने में गुप्त साम्राज्य की बहुत बड़ी मदद की। ये वैवाहिक कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। क्या बात है। इतिहास के इन साम्राज्यों से निकलकर अब हम उस भौतिक दुनिया यानी भूगोल की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10। सक्रिय ज्वालामुखियों के कारण किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? सही उत्तर है प्रशांत यानी पैसिफिक का रिंग। इससे श्रोताओं के लिए ऐसे समझना आसान होगा कि पृथ्वी की ऊपरी सतह कई टुकड़ों या प्लेटों में बटी है। प्रशांत महासागर के किनारे का ये पूरा हिस्सा ऐसा है जहां ये प्लेटें आपस में टकराती हैं। जैसे किसी प्रेशर कुकर में बहुत ज्यादा दबाव बन जाए और सीटी से भाप निकले। एकदम सटीक तुलना है। वैसे ही इन प्लेटों के टकराव का सारा दबाव यहाँ ज्वालामुखियों और भूकंपों के रूप में बाहर आता है। दुनिया के 75% से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी यहीं मौजूद हैं। मतलब ये धरती का अपना एक प्राकृतिक प्रेशर कुकर है। लेकिन जहाँ प्रकृति विनाशकारी है, वहीं कुछ स्थान असीम शांति के प्रतीक भी हैं। प्रश्न 11। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? सही उत्तर है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। हाँ, ये स्थान भारत की आध्यात्मिक और भौगोलिक सुंदरता का एक बेहतरीन संगम है। विंध्यगिरी पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली की ये विशाल एकाश्म मूर्ति बहुत कुछ सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी उथल-पुथल हो, शांति का मार्ग ही सबसे ऊंचा होता है। बिल्कुल। और दक्षिण भारत के इसी भूगोल में कुछ ऐसी पहाड़ियां भी हैं जो वहां के मौसम को तय करती हैं। प्रश्न 12। शिवराई पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर है तमिलनाडु। शिवराय पहाड़ियां पूर्वी घाट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भौगोलिक सीमाएं केवल नक्शे की लकीरें नहीं होती। हाँ, ये वहां की जलवायु और बारिश को भी नियंत्रित करती हैं। सही कहा। वो उस पूरे क्षेत्र की वनस्पतियों को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। सीमाओं की बात चली है तो नदियों के पानी को लेकर भी राज्यों के बीच बड़े विवाद होते हैं। प्रश्न 13। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका जो बेसिन है वो केरल और पुडुचेरी तक भी फैला है। लेकिन महाराष्ट्र इसके रास्ते में कहीं नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बताता है कि प्राकृतिक संसाधन किसी राजनीतिक सीमा को नहीं मानते, वे केवल अपनी भौगोलिक संरचना के हिसाब से बहते हैं। तो भूगोल के बाद अब उन प्रणालियों की बात करते हैं जिन्हें इंसान ने खुद बनाया है, यानी अर्थव्यवस्था और विज्ञान। प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सही उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का लक्ष्य 5वीं योजना का था। ये एक बहुत ही आम गलती है जो लोग करते हैं।
तीसरी पंचवर्षीय योजना असल में कृषि और गेहूं उत्पादन पर केंद्रित थी। और गरीबी हटाओ का नारा तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। हाँ, इंदिरा गांधी के समय में। और इस नारे ने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल कर रख दी थी। जब नीतियां सही से काम नहीं करती तो बहुत बड़े संकट पैदा होते हैं। प्रश्न 15। आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संकट किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 2010। ये संकट ना अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। माइक्रो फाइनेंस का मतलब है छोटे किसानों और मजदूरों को बहुत छोटे-छोटे कर्ज देना। लेकिन बिना कड़े नियमों के ज्यादा ब्याज पर कर्ज बांटने से लोग जाल में फंस गए। बिल्कुल। और 2010 में ये व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, जिसके बाद रिजर्व बैंक को सख्त नियम बनाने पड़े। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए गणित समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न 16। यदि कैश रिजर्व रेशियो CRR का मूल्य 40% हो तो मुद्रा गुणक का मूल्य कितना होगा? सही उत्तर है 2.5। इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। CRR यानी वो पैसा जो बैंक्स को रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखना ही होता है। मान लीजिए बैंक में 100 रुपए जमा किए गए हैं। हाँ, तो अगर CRR 40% है तो बैंक 40 रुपए अलग रख देगा और बचे हुए 60 रुपए किसी और को लोन पर दे देगा, और वो लोन का पैसा फिर घूमकर बैंक में आएगा। बिल्कुल। इस तरह वो 100 रुपया बाजार में घूम घूम कर अपने मूल्य का 2.5 गुना यानी 250 रुपए के बराबर काम करेगा। यही मुद्रा गुणक है। 100 रुपए बाजार में 250 का काम कर रहे हैं, कमाल है। और जैसे अर्थव्यवस्था में ये चक्र घूमता है, प्रकृति में भी ऊर्जा का एक चक्र होता है। प्रश्न 17। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के संदर्भ में सही मिलान क्या है? सही उत्तर है I, B उत्पादक हरे पौधे, द्वितीय A प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश, तृतीय D द्वितीयक उपभोक्ता लोमड़ी, चतुर्थ C अपघटक जीवाणु और कवक। ये प्रकृति की एकदम परफेक्ट अर्थव्यवस्था है। हरे पौधे सूरज से ऊर्जा बनाते हैं, फिर खरगोश उन पौधों को खाते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता हुए, और फिर लोमड़ी खरगोश को खाती है। हाँ, और अंत में जब ये सब मर जाते हैं तो जीवाणु यानी अपघटक इन्हें वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जहां से पौधे फिर से ऊर्जा बनाते हैं। कुछ भी बेकार नहीं जाता। प्रकृति का ये विज्ञान हमारी रसोई में भी मौजूद है। प्रश्न 18। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। भटूरे या केक फूलते कैसे हैं, कभी सोचा है? जब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले निकलते हैं, और वही गैस आटे के अंदर फंसकर उसे स्पंजी बना देती है। बिल्कुल। ये रसायन विज्ञान का सबसे स्वादिष्ट उदाहरण है। और रसायन विज्ञान से भौतिक विज्ञान की तरफ चलें तो ऊष्मा को मापने का भी एक सटीक तरीका है। प्रश्न 19। अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है कैलोरीमीटर। विज्ञान में किसी भी प्रक्रिया के दौरान कितनी ऊष्मा पैदा हुई या सोख ली गई, इसे मापने के लिए ही कैलोरीमीटर का इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ही बुनियादी उपकरण है। अब इन बड़े नियमों से सीधे उत्तर प्रदेश की मिट्टी की ओर चलते हैं। प्रश्न 20। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है वाराणसी। ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का एक प्रमुख केंद्र है। गंगा के घाट और काशी विश्वनाथ दोनों वाराणसी की पूरी पहचान का आधार हैं। और इस आध्यात्मिक नगरी के अलावा यूपी में महाभारत काल के निशान भी हैं। प्रश्न 21। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सही उत्तर है फर्रुखाबाद। राजा द्रुपद की नगरी पांचाल, जो आज का फर्रुखाबाद है, वहीं पर द्रौपदी स्वयंवर हुआ था। नीचे पानी में देखकर ऊपर मछली की आंख भेदना सच में एक शानदार पौराणिक कहानी है। बिल्कुल, वो तीरंदाजी का एक अद्भुत कौशल था। उस दौर में अर्जुन ने लक्ष्य साधा था। आज सरकार को किसानों के लिए लक्ष्य साधने पड़ते हैं। प्रश्न 22। CACP कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अनुशंसा करता है? सही उत्तर है 22 फसलें। गन्ने के लिए FRP अलग से होता है। ये जो CACP है, ये किसानों को बाजार के जोखिमों से बचाता है। अगर बाजार में दाम गिर भी जाएं, तो सरकार इन 22 फसलों को एक तय कीमत पर खरीदेगी। और ध्यान देने वाली बात है कि गन्ने के लिए MSP नहीं, FRP तय किया जाता है। एकदम सही जानकारी। किसानों की आय के साथ साथ देश में बाहर से आने वाले पैसे का भी हिसाब रखा जाता है। प्रश्न 23।
कौन सा संगठन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD। वैश्वीकरण के दौर में कौन सा देश कहाँ निवेश कर रहा है, ये बहुत मायने रखता है। अंकटाड की ये रिपोर्ट दुनिया भर की सरकारों को यही बताती कि पैसे का बहाव किस तरफ है। पर इस विकास की दौड़ में पर्यावरण पीछे छूट जाता है। प्रश्न 24, पर्यावरण संरक्षण मामलों के त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया? सही उत्तर है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT। भारत की अदालतों पे पहले से ही लाखों मुकदमों का बोझ है। अगर जंगल कट रहे हैं तो फैसले के लिए 20 साल का इंतजार नहीं किया जा सकता। इसीलिए NGT का गठन किया गया। हाँ, जो केवल पर्यावरण के मामलों को बहुत तेजी से निपटाती है। न्याय की बात हो रही है तो अदालतों तक पहुंचना हमेशा से आम आदमी के लिए मुश्किल रहा है। प्रश्न 26, पुलिस प्रशासन में राज्यों को किन छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है? सही उत्तर है पुलिस जोन, पुलिस जोन्स। पहले नियम ये था कि जिसके साथ अन्याय हुआ है केवल वही कोर्ट जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बदला ताकि कोई भी जागरूक नागरिक किसी गरीब या शोषित वर्ग के लिए आवाज उठा सके। बिल्कुल। और PIL भारतीय न्यायपालिका का सबसे क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। अब जमीनी प्रशासन और वैश्विक सुरक्षा पर आते हैं। प्रश्न 26, पुलिस प्रशासन में राज्य को किन छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है? सही उत्तर है पुलिस जोन, पुलिस जोन। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को एक जगह से नहीं चलाया जा सकता, इसीलिए इसे पुलिस जोन में बांटा जाता है, जिसके मुखिया आमतौर पर ADG या IG रैंक के अधिकारी होते हैं। इससे प्रशासन चुस्त रहता है और फैसले जल्दी होते हैं। और ये प्रशासन अधिकारों की रक्षा करता है। प्रश्न 27, मानवाधिकारों के पहले चार्टर साइरस सिलेंडर का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? सही उत्तर है सभी 6 संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में। प्राचीन फारस के राजा साइरस द ग्रेट का ये दस्तावेज दुनिया का पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र माना जाता है, जिसमें दासों को मुक्त करने की बात थी। बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 भाषाओं में इसका अनुवाद होना साबित करता है कि इसके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। लेकिन अधिकारों को हमेशा खतरों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 28, RDX का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। यह एक बेहद शक्तिशाली और घातक विस्फोटक है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से आज ये आतंकवाद का सबसे बड़ा हथियार है। आतंकवाद दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका एक इंडेक्स बनता है। प्रश्न 29, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? सही उत्तर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नाम सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि शांति और अर्थशास्त्र का संस्थान आतंकवाद का डेटा क्यों दे रहा है? हाँ, ये विरोधाभास तो है। असल में उनका उद्देश्य ये समझाना है कि आतंकवाद सिर्फ इंसान को नहीं मारता, वो अर्थव्यवस्था और शांति को भी दशकों पीछे धकेल देता है। इन बाहरी खतरों से निपटने के लिए भारत के पास बड़े सुरक्षा इंतजाम हैं। प्रश्न 30, अग्नि V क्या है? सही उत्तर है सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सामरिक भाषा में इसे डिटरेंट यानी निवारक कहते हैं। मतलब दुश्मन को डराने के लिए इसका होना ही काफी है। एकदम सही। इसी डर की वजह से शांति बनी रहती है। लेकिन जब युद्ध सच में हो जाता है तो वीरों को कैसे याद रखा जाता है? प्रश्न 31, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? सही उत्तर है परमवीर चक्र। ये वो सम्मान है जो दुश्मन के सामने दिखाए गए अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। इस पदक को धारण करने वालों का नाम इतिहास में अमर हो जाता है। वीरों की शहादत के बाद एक नजर अंतर्राष्ट्रीय भूगोल पर। प्रश्न 32, फिलीपींस की राजधानी क्या है? सही उत्तर है मनीला। दक्षिण पूर्व एशिया का यह देश और इसकी राजधानी मनीला रणनीतिक और व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आसियान देशों के संदर्भ में। चर्चा के अंतिम पड़ाव में बात करते हैं महान उपलब्धियों की। प्रश्न 33, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है 12 जून। बच्चों के हाथों में औजार नहीं, किताबें होनी चाहिए। ये दिन दुनिया भर की सरकारों को याद दिलाता है कि बाल मजदूरी रोकना हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। जब शिक्षा को मौका मिलता है तो चमत्कार होते हैं। प्रश्न 34, कुमार संभवम के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है महाकवि कालिदास।
कालिदास की ये रचना संस्कृत साहित्य का एक बेजोड़ महाकाव्य है। शिव पार्वती के विवाह की इस कहानी में शब्दों का बहुत ही अद्भुत इस्तेमाल हुआ है। प्राचीन प्रतिभा के साथ आम आदमी को सम्मानजनक जीवन देने की व्यवस्था भी जरूरी है। प्रश्न 35। MGNREGA की एक मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर है प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। यह केवल एक योजना नहीं, एक अधिकार है। सरकार कानूनी तौर पर बाध्य है कि हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का काम मिले। ये ग्रामीण भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। बिल्कुल सही। और खेलों के मैदान में पसीना बहाने वालों को भी सम्मान मिलता है। प्रश्न 36। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही उत्तर है खेल, स्पोर्ट्स। पिछले 4 वर्षों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उनके अनुशासन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तकनीक की दुनिया में भी भारत का डंका बजता है। प्रश्न 37। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? सही उत्तर है NR मूर्ति। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने उस वक्त IT कंपनी की नींव रखी जब भारत में कंप्यूटर के बारे में लोग जानते तक नहीं थे। उन्होंने भारतीय टैलेंट को दुनिया भर में पहचान दिलाई। हाँ, इसीलिए उन्हें IT का पितामह कहा जाता है। एक तरफ प्राचीन कालिदास और दूसरी तरफ आधुनिक नारायण मूर्ति। चलिए एक और कला के रत्न की बात करते हैं। प्रश्न 38। दिवंगत के गोविंद भट्ट को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर है 2020। कर्नाटक के पारंपरिक लोक कला यक्षगान में उनके 6 दशकों के अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान मिला था। कला के प्रति ऐसा समर्पण वाकई प्रेरणादायक है। तो इसी के साथ हमारे 38 सवालों का ये सफर पूरा होता है। श्रोताओं के लिए अब एक अंतिम होमवर्क सवाल है जो इसी चर्चा से जुड़ा है। होमवर्क का सवाल, NREGA का नाम बदलकर MGNREGA कब किया गया था? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।